हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक। और दोस्तों, वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो के अंदर इस बड़े से टॉपिक को आपको क्या करवाना है सर? मुझे खत्म करवाना है। तो लगभग बेटा 1 आवर की इसकी वीडियो बन सकती है। टॉपिक बड़ा है, इसके अंदर इंपोर्ट प्रोसीजर सीखेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सीखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इतनी सारी नॉलेज मिलेगी ना आपको इस वाले चैप्टर के अंदर के सर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भैया बिजनेस स्टडीज भी एकदम ध्यान से आप लोगों को पढ़नी पड़ती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टडीज भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर के साथ, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए क्या बना दिए गए सर? नोट्स बना दिए गए। अगर बुक खोल के देखोगे अपनी एनसीईआरटी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। यहाँ पर अगर जितना मैंने नोट्स बना रखा है इतना आप लोग कर लोगे ना, तो इससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से चैनल को क्या कर दो सर, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। जब अगर आपको वीडियो पसंद आए फिर लाइक करना, ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। और बच्चे बच्चे को पता है बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस इज एनी एक्टिविटी जो कि हम रेगुलर बेसिस के अंदर करते हैं। मतलब सर एक बार अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, दैट इज नॉट बिजनेस। अगर मैं रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करता हूं डेली बेसिस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बिजनेस बोलते हैं। तो सर व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? सर आप हमें बता दो। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन इज नोन एज द नेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस। अगर आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब सेल एंड परचेज कर रहे हो, किसके अंदर? विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब मैं इंडिया के बॉर्डर के अंदर अंदर सामान बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बिजनेस। सर लेकिन अगर मैं सामान इंडिया से यूएस बेच रहा हूँ, है ना, इंडिया से यूएस अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। क्या बोलते हैं? होम ट्रेड। कि सर मैं इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर क्या बोलते हैं? इंटरनल बिजनेस। क्या बोलते हैं? इंटरनल बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वन ओन कंट्री। अपने खुद की कंट्रीज के बाहर आप क्या कर रहे हो सर? बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। तो भैया बिजनेस डोमेस्टिक करना चाहिए, इंटरनेशनल? मैं तो बोलता हूँ सर बिजनेस कैसा करना चाहिए सर? इंटरनेशनल करना चाहिए, ठीक है। थोड़े से बच्चे मैं दुबई के भी पढ़ाता हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड। दिस इज ऑल्सो नोन एज, मजाक कर रहा था, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड। तो अगर आप इंडिया में बैठे बैठे बाहर किसी कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो। सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर से यूएस से सामान इंडिया लाना, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इंडिया से सामान बाहर बेचना, जैसे इंडिया से सामान आप बेच रहे हो यूएसए, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। सर इतना तो हमें पता ही था। यस चलो अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज डोमेस्टिक बिजनेस, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो बच्चों यहाँ पर इसको जो ना थोड़ा सा, जब आपको ये पीडीएफ जब मिलेगा ना तो इसको मैं ठीक कर दूंगा। दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर हम बात करें किसकी? इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है। तो सर डिफरेंस है दोनों के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और सर एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लेना सर। डिफरेंस के अंदर समझा रहा हूँ मीनिंग। बिजनेस इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन। इंडिया के अंदर अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं भाई। द बिजनेस इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज, मतलब इंडिया के बाहर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। वेरी सिंपल। नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उसकी नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक। तो सर खरीदने वाला भी इंडियन होना चाहिए, बेचने वाला भी इंडियन होना चाहिए, तो वो कौन सा बिजनेस हो गया? डोमेस्टिक बिजनेस हो गया। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो अलग अलग कंट्रीज के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लो मैं बेचने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ सर इंडिया से, और एक पढ़ने वाला है यूएस से। तो यूएस में मैं एक बंदे को क्या पढ़ा रहा हूँ सर? अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये कैसा बिजनेस हो गया दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। सर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनके आपके बिजनेस के चलने ना चलने से क्या पड़ता है सर? फर्क पड़ता है। आपका बिजनेस चलेगा तो उनको प्रॉफिट होएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो उनको भी क्या होएगा सर? लॉस होएगा। शेयर होल्डर्स की बात नहीं करता। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं। स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोग होते हैं। वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज मेरा सप्लायर, जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं मैंगो फ्रूटी बना रहा हूँ, तो मैं जिस फार्मर से मैंगोज खरीद रहा हूँ वो कौन हो गया? सप्लायर। मेरे इंप्लॉइज जो मेरी कंपनी में काम करते हैं, मेरी इंप्लॉय चलेगी तो भैया मेरी कंपनी अगर चलेगी तो मेरे इंप्लॉइज के भी सैलरी बढ़ेगी। मिडलमैन, शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स आर यूजुअली द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। तो मेरे जो स्टेक होल्डर्स है ना वो एक ही कंट्री के होते हैं लगभग लगभग डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स, इंप्लॉइज, मिडलमैन एंड आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन। तो स्टेक होल्डर्स अलग नेशन के हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। बहुत सिंपल बात थी। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो चीजें जो कि बिजनेस करने में आपको हेल्प करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली मोर विद इन अ कंट्री। तो सर आपकी जो लेबर और जो कैपिटल की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी? विद इन इंडिया होगी। डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली लेस
across nation is relatively less. तो यहाँ पर आप देखो degree of mobility of factors of production like labor capital across nation is relatively less, और यहाँ पे relatively more within a country. तो यहाँ पे within a country नहीं होगी ओ भाई, यहाँ पे जो mobility होगी ना, mobility का मतलब क्या होता है सर, मूवमेंट, ये कंट्री के बाहर होगी अधिकतर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस की, तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर कहाँ की होगी, इंडिया की। सर कैपिटल कहाँ से लगाई जाएगी, इंडिया से। यहाँ पर सर लेबर हो सकता है वर्कर बाहर की हो, ठीक है, वर्कर्स बाहर से रख रखे हमारा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है। पैसे भी कहाँ से आ रहे हैं सर, बाहर से आ रहे हैं। करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज यूज्ड। तो अगर मैं इंडियन कंपनी तो मैं कौन सी करेंसी यूज करूंगा, गांधी जी यूज करूंगा भाई। इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ करेंसी ऑफ मोर देन वन कंट्री, जिस जिस कंट्री में बिजनेस करूंगा उस कंट्री की करेंसी को मैं यूज करता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस है सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ वन सिंगल कंट्री। तो अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा डोमेस्टिक बिजनेस है, तो सर इंडिया के पॉलिटिक्स से मेरे को क्या पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। लेकिन सर तुम सोचो मेरा बिजनेस इंडिया के अंदर भी है, यूएस के अंदर भी है, रशिया के अंदर भी है, सर कनाडा के अंदर भी है, तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी से भी मुझे क्या पड़ेगा सर, फर्क पड़ेगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सर तुम सोचो तुम्हारा भाई मतलब कि मैं, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ, मैं बाहर के गोरे लोगों को अगर पढ़ा देता हूँ, तो कुछ मैं गलत कर रहा हूँ क्या सर। मेरी अर्निंग होगी किसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। मैं क्या लाऊंगा सर, डॉलर लाऊंगा सर इंडिया के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड। भाई अगर कोई बंदा हमारी सरकार को डॉलर कमा के देता है ना, तो वो सरकार का प्यारा होता है। तो अगर मैं अपनी गवर्नमेंट को क्या ला के दूंगा ना, डॉलर ला के दूंगा, तो ऐसे हार पहनाएंगे मेरे को, बोलेंगे वाह शैल शर्मा वाह, आप लोग क्या कर रहे हो सर, इंडिया के अंदर बैठे बैठे बच्चों को, बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, और बाहर से क्या आ रहे हैं सर, डॉलर आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई $1 की वैल्यू क्या है, $1 इज इक्वल्स टू ₹86, ठीक है। $1 इज इक्वल्स टू 86। तुम सोचो मैं तुमसे अगर महीने के ₹1000 लेता हूँ पढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर वालों से $1000 ले लूँ, तो मेरे पास एक बच्चे से कितने पैसे आ गए, ₹86,000 आ गए। तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यस भाई यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ना यार, ठीक है। अच्छे गुड्स में कंज्यूम करूंगा, ब्रांडेड कपड़े में पहनूंगा, अच्छी अच्छी गाड़ी में मैं घूमूंगा। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल दैट इट इज टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन विद इन अदर कंट्रीज। अब सर इतने भारी वर्ड आपने लिख दिए सर, समझा भी तो रहा हूं ना मैं। तो आपको क्या करना है ना, देखो इतनी प्रोडक्शन करनी है कि इंडिया के अंदर की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। इंडिया की डिमांड जब आपने पूरी कर दी, तो आपके पास सरप्लस बचेगा। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो आप बाहर की बाकी कंट्रीज में क्या करोगे, सेल करोगे। व्हाट अदर कंट्रीज कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। तो देखो क्या होता है ना, जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो ना, तो कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे मान लो मोबाइल फोन, इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फोन की अच्छी कंपनी नहीं है ना, इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फोन नहीं बनता। अब जैसे मान लो एप्पल कंपनी होगी, सैमसंग कंपनी होगी, सारी बाहर की है, तो हम लोग मोबाइल फोन बाहर से क्या करते हैं सर, इंपोर्ट करते हैं। अब इंडिया के अंदर मिल्क बहुत ज्यादा बनता है, तो अपना इंडिया की डिमांड पूरी करने के बाद हम लोग मिल्क को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस से जो जिसका अच्छा है, जो जिसकी स्पेशलिटी है, वहां से हम लोग सामान मंगवाते हैं और उसको क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स, भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना, अगर मान लो मेरा बिजनेस इंटरनेशनल हो जाएगा, वहां पे भी मैं ब्रांचेस ओपन कर रहा हूँ, तो वहां पे लोगों को क्या मिलेगी सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो प्रोड्यूसिंग सोनली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट्स अ कंट्रीज प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट, तो अगर सिर्फ मैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक तक रह जाऊं, तो बिजनेस क्या रह जाता है सर, छोटा रह जाता है। अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस इंटरनेशनल है, टाटा का बिजनेस इंटरनेशनल भी है। फ्यू कंट्रीज सच एज साउथ कोरिया एंड चाइना हु सॉ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट बिकम द स्टार परफॉर्मेंस ऑन द वर्ल्ड में। तो सर आप देखो फॉरेन के अंदर कोई अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे जाके बिजनेस करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो। बिजनेस को ग्रो करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है, और उस जगह का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चलो, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बेनिफिट्स टू द फर्म, कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो इंटरनेशनल बिजनेस से इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा था, वो यहां पर था। जैसे मान लो अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूं, तो उससे मेरे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, बेनिफिट टू नेशंस। और अगर मैं मान लो इंटरनेशनल बिजनेस करता हूं, तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, मेरे हायर प्रॉफिट्स होंगे। सर मैं इंडियन मार्केट से भी कमा रहा हूँ, डोमेस्टिक मार्केट से भी कमा रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट से भी कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गांधी जी अर्न कर रहा हूँ, बाहर से मैं डॉलर्स अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा हायर प्रॉफिट्स होगा। प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, अरे भैया सेल ज्यादा होगा ना, सामान ज्यादा बिकेगा, इंडियन कंज्यूमर भी खरीद रहा है, बाहर का कंज्यूमर भी खरीद रहा है। इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। सर हर किसी का विजन होता है कि मैं बड़ा से भी बड़ा बिजनेस बनाऊं। अगर मान लो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाके पढ़ाने की, तो मैं कोई मना थोड़ी ना करूंगा, मैं तो जाके भैया पढ़ाऊंगा, है ना भाई, बोलो सही बात है नहीं। यस सर, सही बात है सर एकदम। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, भाई डोमेस्टिक मार्केट में कितना कंपटीशन है। तुम सोचो एक पढ़ाने वाला बैठा है इंडिया के अंदर, बहुत सारे बैठे सर, बहुत सारे बैठे हुए, लेकिन कंपैरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या है सर, कंपटीशन थोड़ा सा कम है।
तो मैं बाहर जाके क्या कर सकता हूँ सर, जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। तो हाईली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मार्केट ड्राइव्स कंपनीज टू गो इंटरनेशनल। इंडिया में बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, बाहर भी चलाएंगे। व्हेन कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी सेंसिटिव, इंटरनेशनलाइजेशन सीम्स टू बी द ओनली वे टू अचीव ग्रोथ। तो अगर डोमेस्टिक मार्केट क्या है, बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो तुम्हारा भाई जाएगा इंटरनेशनल, बाहर के लोगों को पढ़ा के डॉलर लेकर आएगा। ठीक है, चलो। अरे भैया वीडियो अच्छी लग रही है बोलो। अब तुमको 10 मिनट हो गए देखते देखते वीडियो को। अब तक तो वीडियो को क्या मिल जाना चाहिए सर, आप लोगों का लाइक मिल जाना चाहिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना सर वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अब तुम सोचो, थोड़े से कॉन्सेप्ट को मैं आगे स्किप करता हुआ थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, फिर दोबारा से मैं इन सारे कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। जिसका नाम क्या है सर, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या होता है सर, वर्ल्ड का बैंक सर, उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक सर। बहुत अच्छा समझाया आपने। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। कॉमनली नोन एज इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो जैसे हम बोलेंगे वर्ल्ड बैंक, आपके दिमाग में आना चाहिए IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो भैया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्या बनाया, एक वर्ल्ड बैंक बनाया, जिसके अंदर ये लोग क्या करके इसके ऊपर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, किसी चीज को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप द इंटरनेशनल बैंक वॉज टू aid the task of reconstitution of the war affected economies of Europe। देखो IBRD क्यों बना था सर, यूरोप के अंदर जो वॉर हुई थी ना, उसके वजह से वहां की इकोनॉमी एकदम खराब हो गई थी, इकोनॉमी को दोबारा से बनाना। एंड असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेशन। जो भी नेशंस है जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर, अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वहां तक वो चीजें पहुंचाना। द वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन आती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू डिफरेंट कंट्रीज। तो जिस भी कंट्री को पैसे की जरूरत है उनको हेल्प करते हैं, किसके लिए दोस्तों, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। द IMF इज द सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक सबसे टॉप हो गया, और सेकंड नंबर पे कौन हो गया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब बना था सर, 1945 में, एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन, कहां पर है सर ये, वॉशिंगटन DC के अंदर। द मेन एम ऑफ सेटिंग अप ऑफ IMF इज टू इवॉल्व अ फैसिलिटेटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। सर इवॉल्व करना मतलब सर इनोवेशन करना, कुछ नया लेकर आना सिस्टम के अंदर। कौन से सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल पेमेंट। भाई अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे पेमेंट बाहर करनी पड़ेगी, या बाहर से पेमेंट इंडिया में आएगी। एंड एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट अमंग द नेशनल करेंसीज। बेटा जब भी आप बाहर बिजनेस करते हो ना, तो जिस भी कंट्री के साथ आप बिजनेस करते हो, आपको उसकी करेंसी के अंदर क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट रिसीव होती है। तो यहाँ पे कभी कभार क्या होती है ना, प्रॉब्लम होती है। तुम सोचो, मैंने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा 1424 को, उस टाइम डॉलर कितने का था सर, 82 रुपीज का था। अब तुम सोचो कॉन्ट्रैक्ट होते होते सर ये हो गया 1 दिसंबर 2024, उस टाइम डॉलर की वैल्यू कितनी आ गई, 85। अब देखो किसी को तो प्रॉफिट हुआ और किसी को तो क्या हुआ सर, नुकसान हुआ। अब सर कौन, किसका प्रॉफिट किसका नुकसान। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होती है सर, यहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है सर, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तुम सोचो ना भाई, अगर आज $1 ₹86 है और कल को ये $1 ₹75 हो जाए, तो किसके मजे आ जाएंगे सर, इंडिया वालों के मजे आ जाएंगे। कैसे सर, सर ये तो 86 से 75 हो गया, ये तो कम हो गया। ओ भाई, $1 खरीदने के लिए तेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, 75। पहले कितने जा रहे थे तेरी जेब से पैसे, 86 जा रहे थे। तो अगर ये 86 से 75 होता है तो इंडियंस की मौज हो गई। और सर जो यूएस है ना, यूएसए की, उसकी मौज नहीं हुई, उसका वीक हो गया, उसके करेंसी क्या हो गई, वीक हो गई। तो अगर 86 से 75 गया है तो रुपया, जो रुपीज है वो क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रांग हो गया, और जो डॉलर है वो क्या हो गया सर, वीक हो गया। क्या हो गया सर, वीक हो गया। ठीक है, ओके सर, समझे सर, समझे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF इंक्लूड, तो सर इसको याद कर लेना, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। सर मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मतलब पैसों का लेन देन करना, ठीक है, पेमेंट्स वगैरह करना, तो उसके अंदर कॉर्पोरेशन। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, टू मेंटेन एक्सचेंज अरेंजमेंट विद मेंबर कंट्रीज। तो जिस भी कंट्रीज के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके रखना। एक्सचेंज रेट वही सर, $1 इज इक्वल्स टू ₹86 जो चल रहा है, तो इसको क्या करके रखना सर, कंट्रोल, ताकि किसी को रिस्क ना हो, किसी को लॉस ना हो। टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द मेंबर्स। तो मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के अंदर
एक सिस्टम, मल्टीलेटरल सिस्टम, जहां पर सर बहुत कंट्रीज से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, बहुत कंट्रीज को मैं क्या कर रहा हूँ सर, पेमेंट कर रहा हूँ। करंट ट्रांजेक्शन सर डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर सर, कोई भी सर्विसेज की पेमेंट कर रहा हूँ, शिपिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन सब की जो भी पेमेंट है उसके अंदर असिस्ट करके देता है कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखो ना, आप लोगों के लिए ये जो पर्पल वाली जो लाइन है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर लोगे तो आपका सर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईएमएफ, एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो आईएमएफ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मॉनेटरी फंड, पैसों का हेल्प। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, प्रोवाइड मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट के अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी है, जैसे मैंने बताया एक्सचेंज रेट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, जैसे $1 इज इक्वल्स टू ₹86। तो इसके अंदर क्या करता है सर, ऑर्डरली एडजस्टमेंट्स। सर एक्सचेंज रेट ऊपर करना है, नीचे करना है, ये कंट्रोल कर रहा है। एक्टिंग एज अ रिजर्वायर of the currencies of all the member countries from which a borrower nation can borrow the currency of other nations। तो रिजर्वायर मतलब इसके पास बहुत सारी कंट्रीज की क्या रहती है सर, करेंसीज रहती है। तो अगर किसी कंट्री को करेंसी चाहिए किसी दूसरी कंट्री की, तो वो किससे ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं चाइना के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, या मान लो मैं थाईलैंड के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए सर, उनकी करेंसी चाहिए, तो मैं आईएमएफ से क्या कर सकता हूँ सर, उनकी करेंसी बोरो कर सकता हूँ। एक्टिंग एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड करंट ट्रांजेक्शन, तो लेंडिंग करता है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जिस भी करेंसी में आपको पैसे चाहिए उस करेंसी में आपको लोन मिल जाएगा। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट इफ नीडेड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो $1 इज इक्वल्स टू ₹86, तो $1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 86 है। तो ये वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है सर, वैसे तो आज की डेट में अगर मैं बताऊं, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जगह पर गवर्नमेंट भी क्या करती है सर, इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट, अगर चेंज करना है एक्सचेंज रेट तो चेंज करेंगे इफ नीडेड, सो एज टू ब्रिंग अबाउट द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। प्रोवाइडिंग मशीनरीज फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशंस, तो प्रोवाइड मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशंस। तो अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी अगर आपको पूछना है रिगार्डिंग टू द लॉज, रिगार्डिंग टू द टैक्स सिस्टम, तो आप यहां से क्या कर सकते हो सर, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WTO की बात करते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ध्यान से पढ़ रहे हो ना आप लोग चैप्टर्स को, है ना, बढ़िया सा आप लोगों के लिए बना दिया। इसके साथ साथ क्या बना लिया करो सर, थोड़ा थोड़ा जो ना पॉइंट्स लिख लिया करो साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं सर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश्ड ऑन, कब बना था सर ये, 1 जनवरी 1995। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर इसके क्या है सर, हेडक्वार्टर्स है, मतलब मेन ऑफिस वहां पर है। इट हैज अ ग्लोबल स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी क्या चलता है सर, नाम चलता है, जैसे आईएमएफ का नाम चलता है, वर्ल्ड बैंक का नाम चलता है। इट इज द एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट इंटरनेशनल बॉडी विच इज कंसर्न विद सॉल्विंग द ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन द कंट्रीज। तो किसी कंट्री के बीच में अगर बिजनेस की कोई प्रॉब्लम चलती है तो वो सॉल्व करके देते हैं। एंड प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। तो नेगोशिएशंस मतलब डीलिंग्स, तो बिजनेस के बीच में कोई डीलिंग्स चल रही है, दो कंट्रीज के बीच में कोई डीलिंग्स चल रही है, तो उसके लिए ये क्या बना के देते हैं सर, अरेंजमेंट करके देते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई बाहर की कोई दुबई की कंट्री है, कंपनी है, वो जो है ना इंडिया के अंदर पैसे लगा सकते हैं। मान लो दुबई का कोई हबीबी सर इंडिया के अंदर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है रियल स्टेट के अंदर, तो सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं सर, मीटिंग करवाने में हेल्प करते हैं सर, नेगोशिएशंस में हेल्प करते हैं, कितने पैसे लगाने, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है इनके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे लोग, सबसे पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन to facilitate efficient and the fuller use of world resources for sustainable development। सर रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, लेकिन कैसे यूज करना ताकि रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज मत करना। ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो गया, बिजनेस का सिस्टम कैसा होना चाहिए सर, इंटीग्रेटेड, जहां पे पूरा का पूरा आपके पास कंट्रोल है। वायबल मतलब जिसपे काम करा जा सकता है। ड्यूरेबल मतलब जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकते हो, जो कि चल जाएगा ढंग से। रिडक्शन ऑफ टैरिफ टू इंश्योर द रिडक्शन ऑफ टैरिफ
एंड अदर बैरियर्स इम्पोज बाय द डिफरेंट कंट्रीज। तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, बैरियर्स का मतलब रिस्ट्रिक्शंस। कोई अगर किसी कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हम इस कंट्री के साथ क्या नहीं करेंगे सर, डीलिंग वीलिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प करता है उन कंट्रीज के साथ डीलिंग्स करवाने के लिए, टू इंश्योर द रिडक्शन ऑफ टैरिफ, टैक्सेस कम करना। क्योंकि बाहर से जब सामान आता है ना, उस पर इतने सारे टैक्सेस लग जाते हैं कि वो सामान ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अदर बैरियर्स, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगे रखे हैं इम्पोज बाय द डिफरेंट कंट्रीज, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स, सर जब भी आप किसी के साथ डीलिंग कर रहे हो तो आपका जो सामान है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। टू एनकरेज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ द इनकम। तो अगर आप डीलिंग कर रहे हो ना, मीटिंग्स कर रहे हो सर, बाहर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए, इनकम की क्या होनी चाहिए सर, नेशन के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इनकम अर्न करोगे तो उन नेशंस को क्या मिलता है सर, उतना ज़्यादा टैक्सेस मिलता है ना भाई, उतना ज़्यादा क्या मिलता है सर, टैक्सेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। तो सर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे इट लेज डाउन अ कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एलिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। तो जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि हम इंडिया से सामान नहीं खरीदेंगे, हम इंडिया के अंदर ये सामान नहीं जाने देंगे, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने में हेल्प करता है कौन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, मतलब अपने खुद के रूल्स बनाता है। तो आप लोग जब भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको किसके रूल्स फॉलो करने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, वो भाई समझ में आ रहा है ना चैप्टर, नहीं समझ में आ रहा, 20 मिनट हो चुके हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिटिगेटिंग ग्रीवेंसेस, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट टू एनकरेज इट्स मेंबर्स कंट्रीज टू कम फॉरवर्ड टू द WTO फॉर मिटिगेटिंग देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बोलते हैं, मीटिंग करते हैं और जिस भी कंट्री को प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। सुपरवाइजिंग ट्रिप्स, it supervises the operations of the revised agreement and ministerial declaration relating to goods and services on regular basis। supervises का मतलब क्या होता है सर, कंट्रोल करना, किसको, ऑपरेशंस को, ऑफ द रिवाइज्ड एग्रीमेंट। तो कोई भी एग्रीमेंट कर रखा है उसके अंदर कोई भी आपने रिवाइज करा है, मतलब चेंजेस करे हैं, ठीक है। एंड मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, सर जो मिनिस्ट्रीज होती है अलग अलग, सर जैसे मान लो बिजनेस की कोई मिनिस्ट्री बनी हुई है, फाइनेंस की कोई मिनिस्ट्री बनी हुई है, रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, तो उनसे क्या लेना सर, उनसे क्या लेना, कंसल्टेशंस लेना, एग्रीमेंट्स बनाना, एग्रीमेंट्स के अंदर चेंजेस करना, ये कौन करके देता है आपको, WTO। सेटिंग डिस्प्यूट्स, लड़ाई वड़ाई होगी किसी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, इट इंश्योर्स दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ड्यूली फॉलोड बाय देयर मेंबर कंट्रीज। तो जो भी कंट्री मेंबर है ना WTO की, उनको WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, अपनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए। ठीक है, बोलो इतना सा समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, बोलो जल्दी से। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ WTO। WTO के क्या बेनिफिट्स है, म्यूचुअल कंसल्टेशंस। कंसल्टेशंस का मतलब होता है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर नेशन विद द म्यूचुअल कंसल्टेशन। तो जो भी मेंबर नेशंस है उनको आपस में बिठा के, इफ देयर कोई ट्रेड के अंदर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, सर कोई मैटर हो गया, सर कोई लड़ाई हो गई दो कंट्रीज की बिजनेस के अंदर, तो उसको रिजॉल्व करवा के देते हैं WTO। इंटरनेशनल पीस मेंटेन करते हैं, जो भी इसके मेंबर्स है आपस में साथ में बिजनेस करते रहो स्मूथली, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस बना के देता है कंट्रीज के बीच में। क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंश्योर करता है कि कोई कंट्री चीटिंग नहीं कर रही दूसरे के साथ, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं लार्ज वैरायटी के अंदर। ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ होनी चाहिए सर। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस ना देके कौन सी कंट्रीज को सर हम सपोर्ट करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पे रिसोर्सेज की कमी है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हैज फास्टेड बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब जहां पर ऐसे फ्री में सामान नहीं मिलेगा भाई, आम आदमी की सरकार थोड़ी ना चल रही है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है सर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इजिली यू कैन डू योर बिजनेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई बच्चों लोग, यस सर हमें समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपोर्ट प्रोसीजर के साथ सर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड इंपोर्ट प्रोसीजर, तो मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो या तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर भेजना। तो इंडिया से आपने सामान भेजा कहां पर दोस्तों, यूएस के अंदर, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री, मतलब इंडिया टू फॉरेन कंट्री, किसी भी बाहर कंट्री में आप सामान भेज रहे हो, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। बात करते हैं इंपोर्ट, बाहर किसी कंट्री से सामान इंडिया में मंगवाना, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इट रेफर्स टू परचेजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री। तो बाहर से सामान इंडिया के अंदर लेकर आने का, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है दोस्तों, इसका लंबा क्या है दोस्तों प्रोसीजर है। ठीक है, अब ये बिजनेस
करने के सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। एडवांटेजेस की बात करते हैं सर, क्या होता है, एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ एंट्री एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्ट इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो कैसे करने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। सिंस एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री, सर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री के अंदर करने की जरूरत नहीं है, आपको तो वहाँ पे सिर्फ कस्टमर मिलना चाहिए। बात हो गई कि यस सर हमें इतना सामान भेज दो, हम सामान भेज देंगे, तो नो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टिंग इज लेस इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम एज इज नीडेड व्हेन दे डिजायर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन होस्ट कंट्रीज। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इज लेस इन्वॉल्व in the terms of money and time as is needed when they desire to set up manufacturing plants in the host countries। देखो तुम्हें अगर बड़े बड़े ना प्लांट्स लगाने हैं, प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे नहीं होते रहे, इंडस्ट्रीज अगर लगानी है होस्ट कंट्रीज के अंदर, बाहर की कंट्रीज के अंदर अगर तुम्हें लगाना है तो वहां पर आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, वरना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको ऐसा कोई लार्ज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। डिपेंड भी करता है सर नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है क्या नहीं, क्योंकि पता है आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो ना, सरकार आपको क्या देती है सर, लोन्स ऑफर कर देती है, फिर आप इजीली वहां से प्रॉफिट अर्न करके सरकार को पैसे वापस कर सकते हो। बात करते हैं लिमिटेशंस। सिंस द गुड्स फिजिकली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग इन्वॉल्व्स एडिशनल पैकेजिंग, है ना, इंडिया से सामान जा रहा है बाहर, बहुत 7 समुंदर सामान जा रहा है आप लोगों का, तो अच्छी पैकेजिंग करके देना, अच्छे से सामान को पहुंचा देना। इंश्योरेंस कॉस्ट लगती है, कल को सामान पानी वानी के अंदर डूब गया कर गया तो भैया इंश्योरेंस होना चाहिए। एक्सपोर्टिंग इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन व्हेन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। सर एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते अगर बाहर दूसरी कंट्री ने सामान के आने के ऊपर क्या लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन। अब तुम सोचो अगर यूएस बोलता है कि मैं इंडिया से सामान नहीं खरीदूंगा, अब तुम यूएस में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो सामान को अंदर घुसने नहीं देंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट फीजिबल ऑप्शन नहीं है, मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन द फॉरेन कंट्री, अगर उस कंट्री के अंदर सर ताले लगे हुए हैं कि आपका सामान उस कंट्री में नहीं जा पाएगा। एक्सपोर्ट फर्म ऑपरेट्स फ्रॉम देयर होम कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट करने वाली, जैसे मान लो मैं इंडिया से सामान बाहर भेज रहा हूँ तो मैं कहाँ से ऑपरेट करूंगा, इंडिया से। दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री, तो मैं सामान कहाँ बना रहा हूँ, इंडिया के अंदर, एंड देन शिप द गुड्स टू द, और फिर बना के मैं सामान भेज रहा हूँ कहाँ पर सर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर सामान भेज रहा हूँ। अब बेटा ओहो अब तुम्हें थोड़ा सा डराने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर कितने पॉइंट्स है दोस्तों, 17 पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा सर, सीक्वेंस वाइज आपको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये क्या है ना प्रोसीजर, तो प्रोसीजर आपको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। क्लास में तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से याद करवा दिया था, लेकिन अभी मैं फटाफट आप लोगों को क्या करवा देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन रहेगी भाई पूरी की पूरी, मतलब इसके बाद जो पॉइंट है वो एज इट इज उसी लेवल पर आना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट क्या है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, असेसिंग द इंपोर्टर क्रेडिट वर्थिनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। फिर क्या है, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। सर ये क्या होता है समझा दो भाई, मैं समझा रहा हूँ अभी, सिर्फ पॉइंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्शन और procurement of goods. Point number 7, pre-shipment inspection. Point number 8, excise clearance. Point number 9, obtaining certificate of origin. Point number 10, reservation of shipping space. Point number 11, packaging and forwarding. Point number 12, insurance of goods. सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे समझाऊंगा ना भाई। Point number 13, custom clearance, obtaining market mate receipt, payment of freight and insurance of bill of lading, preparation of invoice and securing the payment। तो ये 17 पॉइंट्स है जो कि आपको क्या करने हैं सर, याद करने। अब सर याद तो जब भी करेंगे ना जब समझ में आएंगे, तो एक एक करके मैं आपके सारे 17 पॉइंट्स को क्या करूंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा भाई। देख रहे हो ना कितना लेंदी है। अब तुमने बोला वन शॉट रिवीजन वीडियो बना दो, अब मैं अगर ये इसको 2 घंटे की बना दूंगा फिर तुम बोलोगे सर ये तो इतनी लंबी वीडियो हो गई। तो शॉर्ट के अंदर मुझे तुम्हें चीज़ों को समझाना है ना, तो फटाफट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, बिकॉज ये फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। बांध ली जल्दी से, बोलो जल्दी, यस सर। तो सबसे पहले पॉइंट क्या बोलता है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। तो बस तो देखो मैं इंडिया वाला बंदा और मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, माल भेजना है बाहर, मुझे माल भेजना है बाहर। सर माल क्या होता है, अबे गुड्स एंड सर्विसेज, गलत मत समझा करो। माल का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेजने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास बाहर से फोन आया मिस्टर जॉन का, हेलो मिस्टर शैल शर्मा। मैंने बोला यस सर, शैल शर्मा स्पीकिंग। वो बोलते सर आपके पास ये सामान मिल जाएगा। मैंने बोला यस मेरे पास ये सामान है। तो उसने बोला इतनी क्वांटिटी के अंदर ये सामान मेरे पास भेज दो। पहले तो वो मेरे से क्या पूछेगा, सर प्राइस कितना है, तो मैं उसको प्राइस बता दूंगा, बोल दूंगा मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, भेज दो क्या, वो बोलेगा भेज दो। तो पहले मेरे पास क्या आएगी, इंक्वायरी, मतलब फोन कॉल आएगा। फिर मैं उसको क्या भेजूंगा, कोटेशन मतलब जिसके अंदर मैं बताऊंगा ये क्वालिटी इतने की है, ये क्वालिटी इतने की है, बताओ कितना सामान भेजूं। तो एक्सपोर्टर रिसीव्स इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर। बायर से क्या आई, इंक्वायरी आई, उसने इन्फॉर्मेशन पूछा, प्राइस कितने का है, क्वालिटी कैसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस पूछा एक्सपोर्ट के लिए।
अब मैंने एक्सपोर्टर ने क्या भेजा, कोटेशन, मैंने उसको प्राइस भेजा, बिल बना के भेजा, इन विच द एक्सपोर्टर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्या क्वालिटी होगी, क्या साइज होगा, क्या वेट होगा, सामान कैसे भेजूंगा, एरोप्लेन से भेजूंगा, शिप से भेजूंगा, टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड पेमेंट टर्म्स। तो ये सारा का सारा सामान मैं क्या करूंगा सर, भेजूंगा, है ना। तो सबसे पहले इंक्वायरी आई और मैंने उसको क्या दी, इन्फॉर्मेशन दी। अब सर मैंने उसको बता दिया मेरा सामान कितने का नहीं है, वो मेरे को क्या भेजेगा, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब वो मेरे को ऑर्डर करेगा कि सर इस क्वालिटी का इतनी क्वांटिटी में सामान भेज दो। बायर इज सेटिस्फाइड, खरीदने वाला मिस्टर जॉन है, मान लो वो मेरे से सामान खरीद रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया एक्सपोर्ट प्राइस के साथ, जो मैंने उसको प्राइस दिया मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, वो ऑर्डर क्या करता है सर, अब प्लेस करता है। वो मेरे को लिखवा देता है सर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के, ये वाला सामान इस प्राइस के अंदर मुझे भेज दो। सर उसके अंदर डिलीवरी की टर्म्स लिखी होती है, पैकेजिंग में सामान करके कैसे भेजूंगा, मार्केटिंग डिटेल्स होती है और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। तो मैं एक क्या बना के भेजता हूं सर, एक द इंटेंट कंटेन्स, तो एक इंडेंट बनाता हूं जिसके अंदर क्या लिखा होता है, तुम सोचो ये आज की डेट में ना इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, जिसके अंदर मैं बताता हूं आपको मैं ये सामान भेजूंगा, इस प्राइस पॉइंट पे भेजूंगा, शिप से भेजूंगा कि एरोप्लेन से भेजूंगा, पैकेजिंग कैसी करके भेजूंगा, मार्केटिंग डिटेल्स करके भेजता हूं और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस के ये सामान आपको मैं भेज रहा हूं, तो कहां से आपको इसको पिकअप करना है, कैसे इसको पिकअप करना है, तो ये होता है। तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, तो पहले मैंने क्या भेजा उसको, इंक्वायरी आई पहले मेरे पास, उसको मैंने सारा क्वालिटी वगैरह दिखा दी और सारा डिटेल्स दे दी। अब उसने मेरे को क्या दे दिया सर, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, अब मैं क्या देखूंगा थर्ड पॉइंट के अंदर, भाई मिस्टर जॉन मेरे से सामान मंगवा रहा है, वो फर्स्ट टाइम मेरे से सामान मंगवा रहा था, अब मैंने सामान भेज दिया, कल को वो बोले भाई पेमेंट भूल जा, मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला, भाई मेरा सामान पहुंच गया, अब मैंने उसे पैसे मांगे तो वो पैसे देने से मना कर रहा है, तो असेस सर पता लगा लो, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्थिनेस, उसकी औकात तो चेक कर लो भाई, एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट, और उससे कोई गारंटी ले लो। गारंटी किस चीज़ की, कि भाई कल को मैं सामान भेज दूंगा तो आई शुड हैव गारंटी कि तू पैसे देगा या नहीं देगा। टू मिनिमाइज सच रिस्क एक्सपोर्टर में डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ध्यान से देखना, लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इंपोर्टर विच इज इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक। तो ये गारंटी कौन देगा, जो मिस्टर जॉन है ना उसका बैंक गारंटी देगा मुझे, कि अगर ये इस मिस्टर जॉन ने आपको पैसे नहीं दिए ना मिस्टर शैल शर्मा, तो हम इसके बिहाफ पर आपको पैसे देंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। क्योंकि हम दोनों इतनी दूर दूर बैठे एक दूसरे से, सर किसी ने भी फ्रॉड करा तो सर दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो बैंक, मेरा भी बैंक उसका भी बैंक क्या देगा सर, गारंटी देगा। कल को उससे मैंने एडवांस पैसे ले लिए, मैंने सामान नहीं भेजा, तो वो भी मेरे बैंक से क्या लेगा सर, गारंटी लेगा। समझे मेरी बात, थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखो मेरे को सामान भेजना है बाहर, तो मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस भेजना पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्टर को श्योरिटी मिल गई है, ही इज अश्योर्ड अबाउट द पेमेंट, इनिशिएट द स्टेप्स रिलेटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज, मतलब सामने से पूरा ऑर्डर वॉर्डर आ चुका है और मिस्टर जॉन ने बोल दिया भाई सामान भेज दे, तो मैं क्या लूंगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए मुझे फुलफिल करना पड़ेगा इंडिया के कस्टम लॉस को फुलफिल करना पड़ेगा। कस्टम किसके डील करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डील करता है कस्टम लॉस, ठीक है। कब लगता है, जब आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो, तो कस्टम लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, कैसे आप लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हो सर, एक तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना इन अ बैंक अकाउंट ऑथराइज बाय आरबीआई, तो आरबीआई ने जिस भी बैंक को ऑथराइज कर रखा है उस बैंक अकाउंट के अंदर आप अकाउंट ओपन करोगे। ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर फ्रॉम द डीजीएफटी, डीजीएफटी से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड नंबर लोगे, मतलब सर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। रजिस्टरिंग विद द एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आप उस रजिस्टर करवाओगे कहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर, मतलब एक डिपार्टमेंट है वहां पर आपका क्या होना चाहिए सर, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए। टू गेट रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। सर यहाँ पे क्यों रजिस्टर करवाना है आपके पास, ईसीजीसी के पास, कि कल को अगर सामने वाले ने अगर आपको पेमेंट नहीं दी तो ये लोग उसके अगेंस्ट क्या ले पाएंगे सर, एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। दूसरा, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, भैया अब आपको सामान भेजना है तो हो सकता है आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल गया, एक्सपोर्टर अप्रोचेस इज बैंकर फॉर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, सामान भेजने के लिए पैसे चाहिए। टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, तो सामान बनाने के लिए क्या चाहिए सर, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए सर, थोड़े से पैसे। द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, अब सर पैसे आ गए, अब मैं सामान लेकर आऊंगा। एक्सपोर्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोसीड टू गेट द गुड्स रेडी एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द इंपोर्टर, इंपोर्टर ने जैसा ऑर्डर दिया उस क्वालिटी का सामान बनाऊंगा। एक्सपोर्टर इधर कैरीज आउट द प्रोडक्शन हिमसेल्फ और बाइज फ्रॉम द मार्केट, तो या तो मैं खुद सामान बनाऊंगा या बना बनाया इंडियन मार्केट से खरीदूंगा और बाहर वाले को क्या कर दूंगा सर, बेच दूंगा। देखो स्टेप बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके पास फोन आया मिस्टर जॉन का, हाँ जी सामान मिलेगा, आपने बोला हाँ जी मिलेगा, बताओ कितना चाहिए, उसने बताया कितना चाहिए। फिर मैंने चेक कर लिया कि भाई कल को इस बंदे से गारंटी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले लिया, एक्सपोर्ट पैसे इकट्ठे करे, फिर सामान को बनाया। अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ये प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना देखना देखना।
सर ये क्या होता है, सामान को भेजने से पहले प्री शिपमेंट, सामान को शिप पे लोड करने से पहले उसकी क्या करेंगे सर, इंस्पेक्शन। तुम सोचो मैं इंडिया का एक बंदा और अगर मैं बाहर यूएस के साथ किसी मिस्टर जॉन के साथ डील कर रहा हूँ ना, और तुम सोचो मैंने उसको एकदम घटिया क्वालिटी का सामान भेज दिया, नाम किसका खराब होएगा, मेरा नाम खराब होएगा कि इंडिया का नाम खराब होएगा? ऑब्वियसली सर इंडिया का नाम क्या होता है सर, उस चीज़ के अंदर रेपुटेशन खराब होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है ना उसकी चेकिंग कर लेती है कि भाई अच्छी क्वालिटी का सामान भेज रहा है नहीं भेज रहा। फिर होता है सर एक्साइज क्लियरेंस, इसको एक बार पढ़ लेना ठीक है। एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू द एक्साइज टेरिफ एक्ट, एक्साइज एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स टू बी पेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो जब भी आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। फॉर दिस पर्पसेस एक्सपोर्टर अप्लाइज टू द कंसर्न एक्साइज कमिश्नर विद एन इनवॉइस। तो मैंने जो भी कोई प्रोडक्शन करी है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो मैं एक्साइज के कमिश्नर के पास दिखाता हूँ, बिल दिखाता हूँ कि देखो सर ये सामान बनाया था, उसके ऊपर मैंने इतना टैक्स भर दिया। इफ द एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाई ही इशूज एक्साइज क्लियरेंस के, ठीक है भाई तूने सारे के सारे टैक्सेस पे कर दिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब भेज दे अपना सामान बाहर मिस्टर जॉन को। इन मैनी केसेस गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स एक्साइज ड्यूटी और द अमाउंट इज रिफंडेड। कभी कभार सरकार क्या करती है ना, एक्साइज ड्यूटी को जीरो कर देती है, उसको टैक्स फ्री कर देती है। इफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अगर आप सामान बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्रोडक्शन, क्योंकि आपको इंडिया के बाहर भेजना है, तो सरकार क्या करती है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी हटा देती है। बिकॉज सामान क्या पड़ता है, सस्ता मिलता है, आपकी जो भी उसने एक्साइज ड्यूटी ले रखी होती है वो सरकार क्या कर देती है, वापस कर देती है। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं हम इसको। जो भी आपने सामान मैन्युफैक्चर करा उसके ऊपर जो भी टैक्स बना, आपने टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया, क्योंकि सरकार चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया के अंदर क्या आती है दोस्तों, फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है, उससे हमारा जो कंट्री है वो भी और क्या हो जाती है सर, स्ट्रांग हो जाती है। अब देखो, obtaining certificate of origin, some importing countries provide tariff concession। tariff concession मतलब टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है। तो importing countries provide tax concessions। तो importing country कौन होगी, यूएस। यूएस क्या देगी, टैक्स कंसेशन, टैक्स पे बेनिफिट, या फिर कुछ अदर एग्जेम्पशंस, मतलब इन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा टू द गुड्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। तो तुम सोचो इंडिया ने जो है ना, मान लो कुछ गुड्स के ऊपर टैरिफ कंसेशन लगा रखी है कि बाहर से अगर उस कंट्री से तुम वो सामान मंगवाओगे ना तो उसके ऊपर हम क्या नहीं लेंगे, टैक्सेस नहीं लेंगे। तो आपको जो है ना, जिस भी कंट्री को सामान भेज रहे हो आपको बताना पड़ेगा कि सामान बना कहाँ पे था। टू ऑब्टेन सच बेनिफिट्स इंपोर्टर में आज द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर मतलब मिस्टर जॉन, वो मेरे से पूछेगा टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि ये जो सामान था ना ये बना कहाँ था। हो सकता है मैंने खुद चाइना से बनाया और अपनी ब्रांडिंग करी और आगे यूएस के अंदर भेज दिया होगा। तो सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कॉन्सुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। तो एक्सपोर्टर कौन हो गया, मैं। ठीक है, मैं किसके पास जाऊंगा, ट्रेड काउंसुलेट के पास, और उससे क्या ऑब्टेन करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। तो अगर ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, हो सकता है यूएस वाला उसके ऊपर क्या दे दे सर, टैक्स का बेनिफिट दे दे। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, तो भैया अब शिप पे सामान जाएगा तो वहां पे स्पेस अपने को क्या करनी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो शिप जो जा रहा है यहाँ पर अपना भी सामान क्या रखना सर, जगह रखना। तो एक्सपोर्टिंग फॉर्म अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी फॉर प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। इट हैज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स, कौन सा सामान जाएगा, किस दिन जाएगा, एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन और कहाँ पर जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, द गुड्स आर प्रॉपर्ली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल, जैसे कि नाम, एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, कौन सा वो है। तो यहाँ पर जो है ना गुड्स के ऊपर नाम लगाया जाता है कि भैया ये सामान किसका है, उसका एड्रेस क्या है, कितना ग्रॉस वेट है, नेट वेट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, लगाया जाता है कि सामान कौन सी कंट्री से है। आफ्टर द एक्सपोर्टर रेंजेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट, अ रेलवे रिसिप्ट इज इशूड बाय द रेलवे अथॉरिटी ऑन लोडिंग ऑफ गुड्स इन अ रेलवे वैगन। अगर रेलवे से सामान भेज रहे हो तो भैया रेलवे रिसिप्ट आप लोगों को मिल जाएगी। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, सामान चढ़ाने से पहले उसका इंश्योरेंस करवा लेना, कल को रेलगाड़ी, रेलवे एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, शिप के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, एरोप्लेन का भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे आपका सामान सेफ रहे, अगर सामान को आग भी लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी तो पैसे देगी ना। कस्टम क्लियरेंस, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सामान जहां से निकल रहा है सर, शिपिंग पोर्ट होता है जहां पे शिप पे आपका सामान जो लोड होता है वहां पे क्लियरेंस होती है, वो चेक करते हैं कि भैया इस सामान के ऊपर सारे टैक्सेस वगैरह आपने पे कर दिए सर, सब चीज ठीक है या नहीं है। तो द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम बिफोर दे कैन बी लोडेड ऑन अ शिप। शिप पे लोड करने से पहले कस्टम क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स अ शिपिंग बिल, क्या बनाना पड़ेगा, शिपिंग बिल, एंड सबमिट 5 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द कस्टम ऑफिसर। क्या क्या देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, देखो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर कि देखो हमारे पास बाहर की कंट्री से ऑर्डर आया था, उसका बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेरीन इंश्योरेंस। कोई पॉलिसी अगर आपने कोई ले रखी है, अगर शिप से सामान जा रहा है ना तो कौन सी पॉलिसी लेनी पड़ती है, मेरीन, है ना, शिप की पॉलिसी आपको लेनी पड़ती है। तो भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप लोग नाम याद कर लेना। ऑब्टेनिंग मेड से रिसिप्ट,
तो एक बार अगर आपका सामान जो है शिप पे लोड हो जाता है तो जो शिप का जो कैप्टन है वो आपको क्या बना के देता है, मेड रिसिप्ट टू द पोर्ट सुपरिटेंडेंट। तो पोर्ट का जो सुपरिटेंडेंट है उसको वो क्या बना के देता है, मेड रिसिप्ट बना के देता है। कौन? शिप का कैप्टन। द रिसिप्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेसल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैकेजेस कि कौन से शिप में सामान जा रहा है, कौन से शिप नंबर में सामान जा रहा है, डेट ऑफ शिपमेंट किस दिन सामान जाएगा, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट। ठीक है, द पोर्ट सुपरिटेंडेंट हैंड ओवर द मेड रिसिप्ट टू द क्लियरेंस एंड द फॉरवर्डिंग एजेंट। सर फिर बाकी जो पोर्ट का जो सुपरिटेंडेंट है वो आगे रिसिप्ट किसको दे देता है सर, फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देते हैं। अब फटाफट फटाफट जो है ना मैं सिर्फ आपको क्या करवा रहा हूँ सर, रिवाइज करवा रहा हूँ, डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। पेमेंट ऑफ फ्रीट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। तो सर जो शिप के अंदर जो सामान आपका जो जाता है ना उस बिल को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, द क्लियरेंस एंड द फॉरवर्डिंग एजेंट हैंड ओवर द मेड रिसिप्ट टू द शिपिंग कंपनी फॉर कैलकुलेटिंग फ्रीट। तो बताते देखो इतना सामान है, इतनी जगह ले रखी है उस सामान ने, इतना उसका वेट है, इसका सर किराया बता दो कितना लगेगा। ऑन रिसीविंग द फ्रीट द शिपिंग कंपनी इशूज अ बिल ऑफ लीडिंग। देखा शिपिंग कंपनी ने क्या बना के दिया, बिल बना के दिया, विच इज द एविडेंस दैट शिपिंग कंपनी हैज एक्सेप्टेड टू कैरी द गुड्स टू द, मतलब शिपिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम आपका सामान यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देंगे, इस दिन पे पहुंचा देंगे, लेकिन इतना बिल है आप हमें दे देना। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, बिल बनेगा। एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स एन इनवॉइस फॉर द डिस्पैच गुड्स, तो मैंने बिल बना के दिया। इनवॉइस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द अमाउंट टू बी पेड, और बाकी एंड में क्या हो जाएगा, सिक्योरिंग पेमेंट, के सामने वाले से मैं क्या ले लूंगा सर, पैसे। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स, मिस्टर जॉन मुझे पैसे दे दे, शिपमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है। इंपोर्टर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द शिपमेंट एंड नीड्स ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस। तो देखो जो इंपोर्टर है ना, इंपोर्टर, तो जैसे मान लो वहाँ पर हो गया मिस्टर जॉन लेकर जाएगा सर, क्या लेकर जाएगा सर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस, बिल की कॉपी लेकर जाएगा, बिल ऑफ लीडिंग लेकर जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा अपनी कंट्री के पोर्ट के पास जहाँ पे वो शिप आया है। तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि देखो ये मेरा सामान है, तो डॉक्यूमेंट दिखा के जो शिप का कैप्टन है उसको सामान दे देगा। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डर फॉर गेटिंग द गुड्स क्लियर फ्रॉम कस्टमर्स। द एक्सपोर्टर इंस्ट्रक्ट his banker to hand over the document to the importer only when the importer accepts the bill of exchange। तो जब importer accept करेगा bill of exchange, या तो चेक बना के देगा या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, उसके बाद ही सामान क्या होएगा सर, हैंड ओवर करा जाएगा। तो सिक्योरिंग द पेमेंट मतलब अब आप लोग अपने पैसे ले लेना, एक्सपोर्टर भैया जिसको भी आपने सामान एक्सपोर्ट किया है। तो ये 17 पॉइंट है जो कि आपको सीक्वेंस वाइज क्या करना है, याद करना है। फटाफट फटाफट मैंने आपको हर एक पॉइंट का एक लॉजिक बता दिया। ठीक है, वैसे तो इसको करवाने के लिए मैं पूरा 1 घंटा लेता हूँ क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको 15-20 मिनट के अंदर मैंने 17 पॉइंट्स डिस्कस कर दिया। तो दिस वाज योर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब हमें क्या पढ़ना है सर, इंपोर्ट प्रोसीजर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर अभी आपका इंपोर्ट प्रोसीजर है, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक बार हम लोगों को पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, ठीक है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, जॉइंट वेंचर्स क्या होता है, जॉइंट वेंचर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, होली ओन्ड सब्सिडरीज क्या होती है। तो ये सब टॉपिक भी हमें क्या करना है सर, इस चैप्टर में पढ़ना है अभी। तो इस वाली वीडियो को अभी मैं यहाँ पर सर एंड कर देता हूँ। आपका एक इंपोर्ट प्रोसीजर मुझे और करवाना है, उस इंपोर्ट प्रोसीजर के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा छोटी सी आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली वीडियो लगभग 40-45 मिनट्स की हो जाएगी। ठीक है, तो इंपोर्ट प्रोसीजर के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ वाले लिंक से 15-20 मिनट की और वीडियो बनेगी। तो इंपोर्ट प्रोसीजर को अच्छे से देख लेना, बिकॉज देयर आर चांसेस कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर में से अच्छा खासा एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, और इसको सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है सर, देखना है। सर वीडियो अगर अच्छी लगी तो क्या करना है सर, क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ भी क्या कर देना सर, शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एग्जाम जा रहे हैं, इसको ध्यान से लर्न कर लेना नोट्स को, ठीक है।